नमस्कार बच्चों आज मैं आपको सेकेंड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, इसका 5th चैप्टर ब्रिटेन की सामाजिक एवं आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ाना चाहूँगी। आज हम सबसे पहले ब्रिटेन की जो सामाजिक व्यवस्था है, यानी कि ब्रिटिश राजनीति के जो सामाजिक आधार है, उसके बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक राष्ट्र वैसी सरकार प्राप्त करता है जिसके लिए वह योग्य होता है। इसका मतलब ये है कि सरकार कोई ऐसी सार्वभौमिक संस्था नहीं है जो विश्व के सभी राष्ट्रों पर समान रूप से स्थापित की जा सके। व्यवहार में सरकार उन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होती है जो एक विशिष्ट प्रकार के शासन के विकास को प्रोत्साहित करती है, जो इन परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं का वास्तविक समाधान कर सके। विश्व के विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम उन देशों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का भी व्यापक अध्ययन करें जिनसे इन संस्थाओं का विकास हुआ है। आज हम इस संदर्भ में ब्रिटेन को लेंगे, क्योंकि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था भी उन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का ही परिणाम है। आज मैं आपको ब्रिटिश राजनीति के सामाजिक आधार पढ़ाऊंगी और जो दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं इसके आर्थिक आधार पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था की। सामान्य व्यक्ति हम जिस ब्रिटेन को इंग्लैंड कहता है या ग्रेट ब्रिटेन कहता है, लेकिन उसका पूरा नाम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। यद्यपि इसके नाम में हमें वेल्स और स्कॉटलैंड का उल्लेख नहीं है मिल रहा है, किंतु इसमें वेल्स और स्कॉटलैंड के प्रदेश भी सम्मिलित है। ये भी वर्तमान में ब्रिटेन के ही अंग है। ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है और करीबन 6 करोड़ या 6.5 करोड़ इसकी जनसंख्या है। और ब्रिटेन जो है इसका इतना लघु आकार है कि इसे एक सुसंगठित इकाई का रूप प्रदान करके ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था को सफल भी बनाया है। ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था की कुछ विशेषताओं का यहाँ मैं वर्णन करना चाहूँगी। तो जो पहली सामाजिक व्यवस्था है वो है ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति। ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ने वहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। आपको पता है बच्चों कि ब्रिटेन चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ पर बाह्य आक्रमण भी नहीं हुए हैं, वो बाह्य आक्रमणों से भी सुरक्षित रहा है। और वहाँ का वातावरण भी बहुत शांतिपूर्ण है और वहाँ के लोग जो है वो भी बहुत शांतिपूर्ण है। और वातावरण और आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसर भी बहुत उपलब्ध हुए हैं उनको। भौगोलिक स्थिति के कारण ही ब्रिटेन प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर रहा है और इससे न केवल वह आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ रहा, वरन उसने विश्व के दूसरे देशों में भी अपने साम्राज्य स्थापित किए और उपनिवेशवादी नीति का अनुकरण किया। आपको पता है कि भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, आप सभी जानते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में ब्रिटेन ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का व्यापक प्रसार किया। आज भी इन देशों के साथ ब्रिटेन के बहुत घनिष्ठ संबंध है। शांति व सुव्यवस्था के कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का भी निरंतर विकास हुआ है। ब्रिटेन निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। लोगों में राष्ट्रीयता की जो भावना है उसका तीव्र गति से विकास हुआ और वहाँ के लोगों के मन में सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गहन निष्ठा भी उत्पन्न हुई। दूसरी जो विशेषता ये है कि सुसंस्कृत समाज है वहाँ पे। ब्रिटिश समाज जो है वो एक सुसंस्कृत समाज है। ब्रिटेन के लोग अपनी प्राचीन संस्थाओं, अभिसमयों, नेताओं और अपने परंपरागत मूल्यों के प्रति, अपने सम्राट के प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं। अधिकांश ब्रिटिश नागरिक श्रेष्ठतम चारित्रिक गुणों से युक्त है। यद्यपि आज ब्रिटेन के लोगों के सामने भी अनेक समस्याएं हैं, बेरोजगारी भी है, वहाँ गरीबी भी है, किंतु फिर भी वो सहनशील है, संतुष्ट दिखाई देते हैं।
कोई भी व्यक्ति नेताओं के बहकावे में आकर क्रांति या हिंसा की बात नहीं करता, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह को सम्राट के प्रति विद्रोह माना जाता है, इसलिए वो इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होते। वे अपनी परंपराओं और संस्थाओं को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ब्रिटिश नागरिकों की इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर वेजहार्ट ने ब्रिटेन के समाज को एक सम्मानित समाज की संज्ञा दी है। तीसरी जो इसकी विशेषता है, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की जो विशेषता है, वो है परंपरागत प्रिय अनुदार समाज। ब्रिटिश समाज प्रमुख रूप से अनुदार समाज है। ब्रिटेन के लोग अपनी देश की परंपराओं, प्राचीन संस्थाओं, अभिसमयों, मूल्यों, परंपरागत जो मूल्य है उनके प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थन नहीं करते। बर्क ने इन विचारों का समर्थन करते कहा है कि वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके इन्हें बनाए रखा जाना चाहिए। ब्रिटेन के लोग परिवर्तन के विरोधी नहीं हैं, किंतु वे इस प्रकार के क्रमिक परिवर्तन को चाहते हैं कि वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को पूर्ण रूप से नष्ट न किया जाए। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के लोग किसी मूलभूत और आकस्मिक परिवर्तन के समर्थक नहीं हैं और न ही वो परिवर्तन के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना चाहते हैं। वो हिंसा के तो प्रबल विरोधी है। वो क्रमिक परिवर्तन चाहते हैं। यदि वे क्रांति चाहते तो गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में हुई थी, जिसमें राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो गई थी। वे समझौते की भावना से काम करते हैं, विवादों में नहीं पड़ना चाहते, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन के लोग जो है अनेक प्रश्नों पर मतभेद होते हुए भी क्रमिक परिवर्तन के रास्ते को ही अपनाते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश समाज की सामाजिक व्यवस्था की जो विशेषता है वो है जातीय एकता की भावना। ब्रिटेन के लोगों में जातीय एकता की भावना भी बहुत सुदृढ़ है। विश्व के बहुत कम देशों में इस प्रकार की एकता दिखाई देती है जितनी जैसे कि ब्रिटेन के लोगों में है। ब्रिटिश समाज की इस जातीयता के कारण ही ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन में भी समानता दिखाई देती है। ब्रिटेन में इस जातिगत एकता का मुख्य कारण है वो है कि अनेक भागों में विभाजित होने के बाद भी ब्रिटेन की अधिकांश जनता इंग्लैंड में ही रहती है तथा प्रमुख रूप से महानगरों में रहती है। इंग्लैंड में गांवों और कस्बों में रहने वाले व्यक्तियों की बहुत कम संख्या है। कुल जनसंख्या का केवल 2% भाग ही खेती, मछली पालन और वन उद्योगों जैसे कार्यों में लगा हुआ है। इससे इन लोगों का कोई अलग वर्ग नहीं बन पाया है, जैसा कि पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर समूहों का अभाव है। मतलब इन्होंने इनके आधार पर समूह नहीं बनाए हैं, संगठन नहीं बनाए हैं। इसके अलावा हम इनकी जब विशेषताओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ब्रिटेन का धर्म समाज भी आता है। धर्म प्रधान समाज जो है वहाँ का वो भी आता है। ब्रिटेन जो है वो एक धर्म प्रधान समाज का देश भी रहा है। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग ईसाई धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं और ये धार्मिक जीवन ने हमेशा यहाँ की राजनीति को भी प्रभावित किया है। प्रारंभ में जहाँ हिग ने चर्च का विरोध किया तो टोरी ने चर्च का समर्थन किया। टोरी सम्राट के प्रति भक्ति रखते थे तो हिग सम्राट के विरोधी थे। बाद में उनको अनुदार और उदार दल कहा जाने लगा। धार्मिक विवादों के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटेन में 1922 में आयरिश रिपब्लिक की स्थापना हुई। धीरे धीरे ब्रिटेन की राजनीति में धर्म का प्रभाव कम होने लगा और आज स्थानीय स्तर पर ही धर्म का प्रभाव है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रसार ने इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लग गया है। लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण के स्थान पर भौतिक दृष्टिकोण को प्रधानता देने लगे हैं। लोग धार्मिक तो है परंतु धार्मिक जीवन में उनकी सक्रियता बहुत कम हो गई है। इन सब के बावजूद भी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से चर्च आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ब्रिटेन में भी धार्मिक आधार पर अनेक संगठित समूह सक्रिय है जो वहाँ की राजनीति में भी भाग लेते हैं और उसको प्रभावित भी करते हैं। इसके अलावा प्रवासियों की समस्या भी वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख अंग बन गई है। ब्रिटेन हमेशा से ही विदेशी नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। पिछले कुछ समय से विदेशों से आने वाली प्रवासियों की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है।
यद्यपि ब्रिटेन में यूरोप और विश्व के अन्य देशों से भी लोग आकर रहते हैं, परंतु वहाँ प्रवासियों की समस्या प्रमुख रूप से एशिया और अफ्रीका से आकर बसे लोगों की समस्या है। ब्रिटेन के प्रमुख बड़े शहरों में अश्वेत लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। यह बात वहाँ के स्थानीय श्वेत लोगों के लिए असहनीय भी है। 1970 में इनाक पावेल की आम चुनाव में असफलता के बाद इस बात पर बल दिया गया कि विदेशी प्रवासियों को शीघ्र ही ब्रिटेन से बाहर निकाल दिया जाए। इस दिशा में अनेक कठोर कदम भी उठाए गए, परंतु अभी भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। ब्रिटेन के अनेक बुद्धिजीवियों का यह सुझाव है कि प्रवासी विदेशियों की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए अधिक उत्पादन पर बल देना चाहिए। अनेक लोगों की यह भी मान्यता है कि प्रवासी विदेशियों ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है, यानी कि वहाँ वो ये नौकरी करने के लिए नहीं जाते, बल्कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ आधार प्रदान कर रहे हैं और ब्रिटेन के हितों को भी उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी है। इन लोगों को बाहर निकाल देने से ब्रिटिश जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ब्रिटेन में अनेक संसदीय क्षेत्रों में इन प्रवासियों के मत चुनाव परिणाम को भी आजकल प्रभावित करने लग गए हैं। इसलिए उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो हैं वो इन प्रवासियों के हितों का समर्थन भी करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में सामाजिक वर्ग भी है बहुत सारे। ब्रिटेन में आज भी अनेक सामाजिक वर्ग अस्तित्व में है, लेकिन उनके बीच में कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती। वर्तमान समय में इन सामाजिक वर्गों के बीच का अंतर निरंतर कम होता जा रहा है। अतः एक वर्ग की कोई निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती। किसी वर्ग विशेष का संबंध मनुष्य के व्यवसाय या आय से हो सकता है, तो किसी अन्य वर्ग का संबंध रहन सहन के तरीके अथवा समाज में उनके स्तर के आधार पर भी हो सकता है। यद्यपि इस प्रकार के वर्ग स्पष्ट नहीं होते, परंतु लोगों के लिए उनका बहुत अधिक महत्व होता है। मार्शल का कहना है कि सामाजिक वर्ग एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा देखा जाता है, अथवा वह स्वयं जिस प्रकार अन्य व्यक्तियों को देखता है। ब्रिटेन में अलग अलग लोग इन सामाजिक समूहों को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं, इसलिए इन सामाजिक समूहों की धारणा बहुत अधिक जटिल हो गई है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने को वास्तविक स्थिति से एक दर्जा आगे देखना चाहता है, जबकि व्यवहार में ये स्थिति बिल्कुल उलट होती है। महिलाओं में विशेष रूप से यह भावना अधिक होती है। ब्रिटेन का कुलीन सामंत वर्ग आज भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस प्रकार इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद भी वर्गीय भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा हमने देखा है कि ब्रिटेन में शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत प्रभाव रहा है। ब्रिटेन की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका बहुत प्रभाव रहा है। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में विशिष्ट वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ब्रिटेन में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को विकसित किया गया है कि इस विशिष्ट वर्ग के बच्चे ऐसे विद्यालय में अध्ययन करते हैं जहां उनमें विशिष्ट वर्गीय मूल्यों का विकास होता है। इन बच्चों को नेतृत्व करने की शिक्षा दी जाती है तथा राजनीति में सफलता प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाता है। दूसरी ओर ब्रिटेन की सामान्य जनता के बच्चों में परंपरागत व्यवस्था के प्रति आस्था के भाव मजबूत किए जाते हैं, जिससे इनमें उच्च राजनीतिक आकांक्षाएं पैदा नहीं होती। बिल्कुल अलग व्यवस्था है। विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, उनका डायरेक्शन अलग दिशा में, यानी कि वो राजनीति में आए, नेता बने, और सामान्य वर्ग के लोग हैं वो उनके अंदर परंपरागत व्यवस्था के प्रति आस्था पैदा हो, ऐसी शिक्षा दी जाती है, जिससे उनमें उच्च राजनीतिक आकांक्षाएं पैदा नहीं होती और वे परंपरागत व्यवस्था के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं। ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था सभी विद्यार्थियों में राजनीतिक चेतना की भावना का विकास करती है, किंतु उनमें राजनीतिक व्यवस्था के प्रति रुचि और निष्ठा बनी रहती है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था में, अर्थात वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में भी जनसंपर्क साधनों के विकास ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, समाचार पत्र है। इस ब्रिटेन में शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होने के कारण इनको लोग बहुत महत्व देते हैं। ये जनसंपर्क के साधन जनता में शासन के प्रति रुचि पैदा करते हैं और आम लोगों के दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं। ब्रिटिश लोकतंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये ब्रिटिश शासन के नियंत्रण से मुक्त है और शासन की नीतियों की विवेचना स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में करते हैं, आलोचना भी करते हैं। ब्रिटेन में प्रेस काउंसिल की भी व्यवस्था है,
जिसका प्रमुख उद्देश्य समाचार पत्रों के हितों की रक्षा करना और उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना है। इन साधनों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के कारण ब्रिटेन की जनता का इनमें पूर्ण विश्वास है। बच्चों, ये मैंने आपको ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था, ब्रिटेन की जो राजनीति है उसके सामाजिक और आर्थिक आधार के अंतर्गत ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया है। अब जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसमें ब्रिटेन की मैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। धन्यवाद।